तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज पीपल एज रिसोर्स एंड दिस वीडियो विल बी द पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अभी तक हमने बात करी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की, उसके बाद रोल ऑफ एजुकेशन की इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। आज का हमारा टॉपिक है दैट व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, तो देखो ऑब्वियसली हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि अगर जनता स्वस्थ है, हेल्दी है, तभी वो लोग प्रोडक्टिवली और इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, अपनी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्या हमारी गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोविजंस, प्रावधान या स्कीम्स लेकर आई हुई है टू एंश्योर दैट आवर पॉपुलेशन इज द हेल्दीएस्ट पॉपुलेशन? हाँ जी, बिल्कुल लेकर आई है। तो अब देखते हैं एक एक करके कि आखिर ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस है जो कि गवर्नमेंट एंश्योर करती है लोगों की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो सबसे पहला, वी हैव अ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। इंडिया की अपनी खुद की एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी है। सेकेंड पॉइंट विल बी कि 5 डिकेड्स में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, सो ओवर द लास्ट 5 डिकेड देयर इज अ वास्ट इंप्रूवमेंट सीन इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड थर्ड पॉइंट विल बी कि मैन पावर में इंप्रूवमेंट हुआ है। जो मैन पावर है, जैसे कि डॉक्टर, नर्स, स्पेशलिस्ट, सर्जन्स, इन लोगों में एक इंक्रीज इन नंबर देखने को मिला है। सो दीज वर द 3 पॉइंट्स जिससे कि गवर्नमेंट इंश्योर करती है दैट इंडियाज पॉपुलेशन इज द हेल्दीएस्ट पॉपुलेशन। तो अब हमने रोल ऑफ एजुकेशन को देख लिया, हेल्थ को देख लिया, इनको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रोविजंस लेकर आई हुई है, क्या क्या कर रही है, वो भी हमने देख लिया। तो किन स्कीम्स की वजह से, इन प्रोविजंस की वजह से कुछ चेंजेस देखने को मिले? क्या इंडिया ने कुछ प्रोग्रेस किया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और हेल्थ? चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, तो आई होप आपको पता होगा दैट व्हाट इज लिटरेसी रेट। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें लिटरेसी रेट की, तो इंडिया का लिटरेसी रेट इन 1951 इट वाज 18%, लेकिन इन 2018 इट इंक्रीज टू 85%। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ह्यूज नंबर के चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला है। 1951 इट वाज जस्ट 18%, लेकिन अब 2018 में कितना हो चुका है? 85%। ओके, अब सेकंड पॉइंट इज दैट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के हिसाब से जो इंडिया की मोस्ट हाईएस्ट नंबर पे आने वाली लिटरेसी रेट के सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर पे आने वाली स्टेट है, इट इज केरला विद लिटरेसी रेट ऑफ 94%। और जो लिटरेसी रेट में सबसे लोवेस्ट नंबर पे आने वाली स्टेट है, इट इज फिलहाल बिहार विच इज एट 62%। ठीक है, उनका लिटरेसी रेट है 62% और केरला का 94%। नाउ थर्ड पॉइंट विल बी ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन का मतलब ये है कि कितने बच्चे 12th खत्म करने के बाद हायर स्टडीज करने के लिए आगे जाते हैं, डिग्री वगैरह लेने के लिए आगे जाते हैं। बेसिकली कितने बच्चे बीए, एमबीए, ये सारी डिग्रीज करने के लिए आगे जाते हैं, इसका मतलब ये है ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। तो अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया का रेशियो हायर एजुकेशन में कितना है, तो इट इज 27%, जो कि एक छोटा अमाउंट नहीं है, इट इज अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो अ गुड थिंग कि इंडिया का ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इट इज 27%। और उसके अलावा अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, तो जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का इन एजुकेशन फील्ड, वो भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नाउ गाइस फाइनली इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। ओके, तो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? क्या मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट का या फिर बेरोजगारी का? तो इसका मतलब ये है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जब एक इंसान, एक लड़का या लड़की एबल है, एजुकेटेड है, हेल्दी है, स्किल्ड है, काम करने को तैयार है। ठीक है, जो वेजेस सेट करी गई है, ठीक है, जो इनकम है, उस एक पर्टिकुलर इनकम पे या वेजेस पे वो काम करने के लिए रेडी है। ठीक है, उसे इनकम से, वेजेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल पा रही। वो एबल है, सक्षम है, एजुकेटेड है, हेल्दी है, स्किल्ड है, सारा सब कुछ उसके पास है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो बेचारा या बेचारी वो जॉब नहीं ढूंढ पा रहे। इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट या फिर बेरोजगारी। When people who are willing to work but are not able to find any job, this situation is known as unemployment। और जो ऐसे लोग हैं जो कि इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, इस प्रॉब्लम से, उन लोगों को क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयड पीपल। ओके, अब देखो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है और आपकी बुक में भी मेनली ये 3 टाइप्स की दी गई है। फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम सबसे पहले बात करें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो देखो मैं आपको इसे ना एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो सपोज करो आप लोग ना अपना एक शोरूम खोलने वाले हो कपड़ों का। ठीक है, तुम लोग अपना एक कपड़ों का शोरूम खोलने वाले हो और तुम लोग उसमें कैसे कपड़े रखने वाले हो?
सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के कपड़े, ठीक है। तुम लोग ना अपना बिल्कुल माइंड सेट करके बैठे हो, ठीक है। तुम्हारा जो गोल है वो फिक्स है कि तुम लोग अपने शोरूम में सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के ही कपड़े रखोगे और गर्मियों के कपड़े बिल्कुल छुओगे भी नहीं, ओनली एंड ओनली विंटर क्लॉथ, ठीक है। तो तुम लोग ये अपना माइंड सेट करके बैठ गए, ठीक है। चलो भाई, तुमने अपना एक बढ़िया सा शोरूम खोलिया विंटर क्लॉथ का। अब तुम्हारी ये जो सेल्स है ना, शोरूम के कपड़ों की जो सेल्स वगैरह है, तुम्हारी जो इससे इनकम है, अर्निंग है, वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन कब? विंटर सीजन में, ठीक है। क्योंकि विंटर सीजन में उस चीज की डिमांड होगी, उन सारे कपड़ों की, ठीक है। तो तुम्हारी जो सेल्स है, इनकम अर्निंग वगैरह वो बहुत ही अच्छी होगी इन विंटर सीजन, ठीक है। लेकिन अब जैसे विंटर सीजन खत्म होगा तो कौन सा सीजन आ जाएगा? समर सीजन। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि ये जो तुम्हारे पूरा सिनेरियो चल रहा था कि विंटर सीजन में तो एक तरह से तुम्हारी पूरी दिवाली चल रही थी, तुम्हारी इतनी अच्छी अर्निंग हो रही थी, लोग आ रहे थे, बहुत अच्छी डिमांड थी तुम्हारे शोरूम की, तुम्हारे कपड़ों की, लेकिन अब वो सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएगी किसमें? समर सीजन में। क्योंकि भाई एक बात तुम्हें बताओ यार, समर सीजन में ऑलरेडी इतनी गर्मी है, कोई आके तुम्हारी दुकान से विंटर क्लोथ क्यों खरीद के जाएंगे? लोगों का काम धंधा बहुत अच्छा चला इन विंटर सीजन, ठीक है। बहुत अच्छी अर्निंग आई, आपने एक अच्छी इनकम जनरेट करी। तो अब आप लोग एक अच्छा अर्न कर रहे हो, आपकी इनकम आ रही है, तो अब आप अपने आप को क्या कहोगे? दैट यू आर एम्प्लॉयड, ठीक है, कि आपके पास एक नौकरी है, ठीक है। चलो आपने अपना खुद का बिजनेस खोल लिया और अब आपकी एक अच्छा अर्निंग आ रही है, यू आर एम्प्लॉयड, आप अपने आप को ये कह सकते हो, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही विंटर खत्म होके क्या जाएगा? समर सीजन। तो अब आप क्या, एक बात बताओ, क्या आप समर सीजन में अपने आप को कह सकते हो दैट यू आर एम्प्लॉयड? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। एक बात बताओ, जो तुमने इतनी अच्छी इनकम जनरेट करी, जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स की डिमांड थी, तुम्हारे कपड़ों की डिमांड थी, क्या वो सब चीजें समर सीजन में रहेंगी? बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। उस पर्टिकुलर सीजन में, उस समर सीजन में, क्योंकि उस चीज की डिमांड नहीं है, बिल्कुल 0% है, वो सब चीजें लोगों को उनकी जरूरत नहीं है, उसकी डिमांड बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो उस पर्टिकुलर सीजन में आप लोग क्या हो जाओगे? अनएम्प्लॉयड, क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है, कोई खरीदेगा नहीं, तो आपको कोई इनकम भी नहीं मिलेगी, कोई अर्निंग भी नहीं होगी आपकी। तो अब आप उस पर्टिकुलर सीजन में क्या हो चुके हो? अनएम्प्लॉयड। हालांकि जैसे ही अब समर सीजन खत्म हो गए, अगेन विंटर सीजन आएगा, आप फिर से एम्प्लॉयड हो जाओगे, क्योंकि अब फिर से उसकी डिमांड बढ़ेगी, आपके फिर से वो जो सारे कपड़े वगैरह है, जो पूरा स्टॉक पड़ा था, वो फिर से बिक जाएगा, ठीक है। अब आप फिर से एम्प्लॉयड हो जाओगे, जैसे ही समर सीजन आएगा फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। तो देखो यहाँ पे, देखो क्या चेंज हो रहा है। आप यहाँ पे ना अपने आप को कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, आप अपने आप को यहाँ पे कंप्लीटली एम्प्लॉयड नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ एक पर्टिकुलर एक ऐसा सीजन आ रहा है जब आपके पास कुछ भी अर्निंग नहीं आ रही है। एक पर्टिकुलर सीजन पे आपके पास कुछ भी अर्निंग नहीं आ रही है, आप तब बेरोजगार हो गए हो। इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब आप 12 मास के लिए, पूरे साल भर के लिए बेरोजगार नहीं हो, आप काम धंधा करते हो, आप काम करते हो, लेकिन एक ऐसे पर्टिकुलर सीजन में आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हो। और उसका रीजन ये होता है क्योंकि उस पर्टिकुलर सीजन में उस प्रोडक्ट की या फिर उस सर्विस की या फिर उस गुड की जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है, ठीक है। आई होप आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर हो गया। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सबसे ज्यादा देखी जाती है इन प्राइमरी sector. Now our second type of unemployment is disguised unemployment, which is also known as hidden unemployment, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी। यानी कि आप लोग दुनियादारी, मतलब लोगों को देखने में ऐसे ही लग रहा है कि हाँ आप एम्प्लॉयड हो, बट एक्चुअल में आप बेरोजगार हो। अच्छा, अब जब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ा रही थी, तो देखो उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था कि प्राइमरी सेक्टर में जो टाइप ऑफ वर्क होता है वो कैसा रहता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है। यानी कि लोग खुद ही अपनी जमीन पे खुद ही काम कर रहे होते हैं, वो खुद ही के ओनर और खुद ही का नौकर होते हैं, ठीक है। किसी के अंडर वो लोग काम नहीं करते। तो ये तो मैंने आपको पहली चीज बताई थी। और दूसरी चीज मैंने वहां पे क्या बताई थी कि वहां पे फुल फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी उस ओनर की, उस बंदे की पूरी जो फैमिली है ना, बीवी बच्चे माँ बाप सारे के सारे उस एक काम में फुल फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहता है, उस काम में सारे के सारे लगे रहते हैं। तो इमेजिन कि उस ओनर को मिला के और उसकी फैमिली को मिला के टोटल 7 लोग उस खेत पे या फिर उस लैंड पे काम करते हैं, ठीक है। उनका एक एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का काम है और टोटल मिला के 7 लोग उस लैंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 7 लोग जब मिलकर पूरा खेती बाड़ी करते हैं तो इनका जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है? आप कोई भी नंबर इमेजिन कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक्स टन्स बोल देते हैं कि ये लोग जो 7 लोग हैं वो मिलकर कितना प्रोड्यूस कर लेते हैं, कितना प्रोडक्शन हो जाता है इन 7 को मिला के? एक्स टन्स का, ठीक है। ओके, अब देखो एक दिन क्या हुआ ना, इन 7 में से जो ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, इनको क्या हुआ? ये बीमार पड़ गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब ये कुछ दिन के लिए ये काम पर नहीं आए, ये 2 बच्चे काम पर नहीं आए। अब बच्चे कौन? ये 5, ठीक है, ये 5 लोग। अच्छा, ये 2 बच्चे इतने भी नन्हे मुन्ने नहीं थे, ठीक है, मतलब अच्छे थे, 11वीं 12वीं के बच्चे थे, तो इसलिए पूरी अपना मतलब
काम करते रहे, ठीक है, कोई 2-3 साल के बच्चे नहीं थे, तो हम मतलब यही अज्यूम करेंगे कि ये बिल्कुल पूरे कैपेबल थे, तो जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं एक जना, उतना ही ये काम भी कर रहे थे, ठीक है, ओके। तो इन सबको मिला के जो प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ, x टन्स का। अब एक दिन ये 2 बच्चे काम पर नहीं आए, अब बचे कितने, 5 लोग। अब इन 5 ने मिलकर बहुत मेहनत करी, ठीक है, पूरा जितना ये लोग मतलब जितना ये लोग काम करते थे उन्होंने उतना ये सारा काम किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, उन्होंने ये सारा काम किया। उसके बाद जो साल के एंड में जो उन्होंने देखा कि उनका अब प्रोडक्शन कितना हुआ है, कितना हुआ, x टन्स का अगेन। अच्छा एक बात बताओ, जब 7 लोग कर रहे थे तब भी x टन्स, अब जब ये सिर्फ 5 लोग कर रहे हैं अभी भी x टन्स, तो एक बात बताओ, ये तो कम हो जाना चाहिए था। अगर 7 लोग x टन्स कर रहे हैं तो इसमें तो 5 में थोड़ा कम हो जाना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पे भी कितना हुआ, x टन्स का। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। किसी भी चीज में, चाहे कोई एग्रीकल्चर का काम हो, कोई कंपनी में कोई काम हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई काम हो, किसी भी चीज में जब जरूरत से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हो, और वो जो जरूरत से ज्यादा वो जो लोग है ना, वो जो नंबर है, जैसे इस वाले केस में जो ये जो जने थे ना, ये क्या थे, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड पीपल थे, क्योंकि इनके यहाँ पे काम करने से इकोनॉमी में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में नहीं हो रहा था। हमें ऐसा लग रहा था हाँ ये लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये लोग कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इसी चीज को, जब किसी भी चीज में जरूरत से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हो और ये मिलकर, ये जो जरूरत से ज्यादा जो लोग हैं वो कुछ इकोनॉमी में एक्स्ट्रा कुछ कंट्रीब्यूट ना कर रहे हो, इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा चलो अपना एक एग्जांपल अज्यूम करो कि तुम लोगों ने ना अपनी एक फैक्ट्री खोली है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला है, ओके। अब मैं जब आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ा रही थी, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर इज अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर। ये एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वर्क फोर्स की या फिर लेबर फोर्स की जरूरत पड़ती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर फैक्ट्री या फिर किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। तो अब आप लोगों ने ना जो अपनी फैक्ट्री है, यहाँ पर कितने लोगों को एम्प्लॉय किया है, 50 लोगों को, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए आपने देखा कि आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपने हिसाब लगाया कि यहाँ पे आपको कम से कम 50 लोगों की तो जरूरत पड़ेगी, तो आपने 50 लोगों को यहाँ पर हायर कर लिया, ठीक है। अब इन 50 लोगों ने मिलकर एक साल में बहुत काम किया, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्होंने मेहनत वगैरह करी। उसके बाद साल के एंड में जब आपने अपने सीए वगैरह से पूछा कि भाई बता हमारा यहाँ पे टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो वहां पे आपने चेक किया आपका टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, x टन्स का। अब जब नया साल स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, आपकी जो फैक्ट्री है ना वहां पर कुछ 20 नए लोग और आ गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार ऑनर जी हमें ना काम की जरूरत है, प्लीज हमें भी काम दे दो, हमें भी आपकी फैक्ट्री में काम करना है, हम भी पूरे स्किल्ड है, एजुकेटेड है, हेल्दी है, हम आप लोगों के ये जो भी काम है बहुत अच्छे से करेंगे। तो वहां पे ये देख के खुश हो गए कि हाँ यार ये सही है, मतलब वैसे तो जरूरत मुझे 50 लोगों की है, लेकिन ये 50 लोग मिलकर x टन्स अगर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो ये 70 लोग मिलकर तो पता नहीं कितना कर पाएंगे, ठीक है, 20 और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आप लोग करो मेरी फैक्ट्री में काम। अब ये लोग कितने हो चुके हैं, 70 लोग हो चुके हैं। अब ये लोग इन लोगों ने भी मिलकर बहुत मेहनत करी, ठीक है, इन लोगों ने सारा अपना काम, आपने इनको समझा दिया आपको ये करना है, उन्होंने अपना सारा काम किया, अब इन 70 ने मिलकर काम किया। अब क्या हुआ, अब आप बड़े खुशी से साल के एंड में गए अपने सीए के पास, आपने पूछा कि भाई बताओ जल्दी इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, सारा घटा के जोड़ के बता दो जल्दी से इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ है टोटल। तो उन्होंने कहा इस साल प्रोडक्शन हुआ है x टन्स का। अब आप देख के शॉक्ड हो गए हैं, जब 50 लोग काम कर रहे थे तब भी x टन्स का, अब ये 70 लोग काम कर रहे हैं तब भी x टन्स का। क्यों? क्योंकि ओनर ने कर दी गलती। जब आपकी फैक्ट्री को चलाने के लिए जरूरत ही सिर्फ 50 लोगों की थी तो एक्स्ट्रा 20 को क्यों हायर किया? ये जो 20 लोग थे इन्होंने एक्चुअल में कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, बल्कि ये जो 50 लोग थे इन्हीं का छोटा जो काम था इनके हिस्से का वो कम करके वो किस में डिवाइड कर दिया गया, इन 20 लोगों में। तो इससे क्या हुआ, देखने को तो ऐसा लगेगा कि अब 50 की जगह 70 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो 70 नहीं, इन्हीं का जो काम था वो थोड़ा डिवाइड करके इनके में ऐड कर दिया गया। इसलिए जो प्रोडक्शन था वो तब भी उतना ही हुआ जितना 50 लोगों के साथ हुआ था। तो एक्चुअल में ये जो 20 लोग हैं ना, ये हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि ये लोग एम्प्लॉयड हैं, पर ये लोग एक्चुअल में अपनी इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। हमें देखने में ऐसा लग रहा है कुछ काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में अपनी इकोनॉमी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर आप क्वेश्चन आए कि नहीं ऐसे लोग हैं जो कि डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो कौन लोग हैं? ये 20
20 लोग, क्योंकि इन 20 लोग के ऐड होने से कुछ भी प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं हुआ। दैट्स ये जो 20 लोग हैं ये क्या है, डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड। लास्ट टाइप इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जिस लेवल की आप लोगों ने पढ़ाई करी, जितनी मेहनत करी, जितनी डिग्रियां ली, उस लेवल की आपको जॉब नहीं मिली। इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये सबसे ज्यादा कहां पे देखा जाता है, इन अर्बन सेक्टर, ठीक है, अर्बन एरियाज में ये चीज सबसे ज्यादा देखी जाती है। ओके, देखो आजकल ना एक चीज बहुत वायरल हो रही है, बहुत फेमस हो रही है, जैसे कि MBA चाय वाला, बीटेक पानीपुरी वाली, वड़ा पाव गर्ल, है ना, ये सब चीजें आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा ये सब। तो ये सब चीजें एक्चुअल में क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? अच्छा देखो, ऐसा हो सकता है ये सब जो काम है ये लोग अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है ये लोग ये सब काम अपनी मर्जी से कर रहे हो, क्योंकि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। लेकिन एक बात बताओ, एक्चुअल में कोई चाय बेचने के लिए आपको MBA करने की क्या जरूरत है? क्या आपको चाय बेचने के लिए MBA का कोर्स करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं यार। चाय बनाने के लिए आपको बस अच्छी चाय बनानी आनी चाहिए, जो कि कोई भी कर सकता है, ठीक है। आप चाहे 10th पास हो, 12th पास हो, 5th पास हो, वो कोई भी एक अच्छी चाय तो कोई भी बना सकता है। तो आपको चाय बेचने के सिर्फ एक अच्छी चाय बनानी आनी चाहिए, आपको उसके लिए एक्चुअल में MBA करने की जरूरत नहीं है। MBA की पढ़ाई तो किसी और चीज के लिए होती है। अब अगर हम बात करें बीटेक पानीपुरी, तो क्या पानीपुरी बेचने के लिए एक्चुअल में आपको बीटेक करने की जरूरत है? ऑब्वियसली नोट। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। कि आपने पढ़ाई या फिर डिग्री ली किसी और, मतलब इतनी हाई लेवल की, आपने बीटेक करी, MBA करी, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, आपको जो नौकरी मिली वो उस लेवल की नहीं मिली। दिस सिचुएशन इज नोन एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर हम बात करें दैट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो बेरोजगारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके हमारी इकोनॉमी पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इसके क्या असर पड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, व्हिच इज वेरी वेरी ऑब्वियस। जो लोग, जो पीपल जो कि एजुकेटेड है, स्किल्ड है, एबल है, हेल्दी है और काम करना भी चाहते हैं, जो कि वेजेस सेट करी गई है उस पर काम करने के लिए रेडी है, बट स्टिल वो जॉब उन्हें मिल ही नहीं रही है। अब इसके देखो कुछ भी रीजन हो सकते हैं, या तो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ही बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसकी डिमांड बहुत हाई है उस एक पर्टिकुलर सीट के लिए, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, तो इसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स तो हो ही रहा है ना। उस बंदे ने या बंदी ने अपने ऊपर इतनी मेहनत करी, ठीक है, अपने आप को एजुकेटेड बनाया, हेल्दी बनाया, स्किल्ड बनाया, ट्रेनिंग ली, हर इतना उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करी, और अब वो काम करने के लिए एबल भी है, टैलेंटेड भी है, लेकिन जॉब ही नहीं मिल पा रही। अब वो कैसे करेंगे अपनी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट? तो ऑब्वियसली वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सेकंड पॉइंट इज एसेट टर्न्स इनटू लायबिलिटी। वो जो लोग थे वो एसेट बन सकते थे अगर उन्हें एक अच्छी जॉब मिलती तो, लेकिन उन्हें मिली नहीं रही। दैट्स व्हाई वो किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, लायबिलिटी में। एक तरह से वो एक बोझ बन गए हैं, वो एक पूंजी, जो लोग जो ह्यूमन रिसोर्स कन्वर्ट हो सकते थे एसेट में, पूंजी में, अब वो किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, बेसिकली लायबिलिटी में या फिर बोझ में। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट विल बी फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। यार मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर इतनी मेहनत करी, इतनी इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, मेरे पापा ने तो मेरे लिए एजुकेशनल लोन तक ले लिया, लेकिन मैं एक ढंग की जॉब तक नहीं ढूंढ पाया। तो इससे क्या आएगा, डिप्रेशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, एक फीलिंग ऑफ होपलेसनेस आएगी, और कईयों के मन में किस चीज की फीलिंग आएगी कि चलो अब जल्दी सुसाइड कर लो। अच्छा आप लोग मुझे खुद ही ये सोच के बताओ, क्या ये एक कोई ढंग का, ये कोई चीज है, क्या ये सही में कोई रास्ता हो सकता है कि ठीक है अब हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, हम नलायक है, हमने अपने पेरेंट्स का सारा पैसा खर्च कर दिया, उड़ा दिया, और हमने मेहनत भी करी, लेकिन हम एक ढंग की जॉब नहीं ढूंढ पाए, हम अपने पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, चलो सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं सुसाइड करने से क्या होगा, क्या सही में कुछ होगा, क्या कोई रास्ता निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। देखो यार, अगर आप लोग सही में टैलेंटेड हो ना और एजुकेटेड हो, मैंने अपनी वीडियो में आपको क्या बताया था कि जो बंदा एजुकेटेड है ही विल यूज, वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेगा, ही विल मेक अ बेटर यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप लोगों को देखो, अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो आपको किसी जॉब का मोहताज बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उसको देखो, अपने टैलेंट को पहचानो और उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो और कुछ काम करो। सुसाइड करना इज नॉट ऑप्शन। डिप्रेशन लेना, स्ट्रेस करना, होपलेसनेस हो जाना कि मैं तो बेकार हूं, नालायक हूं, ये हूं, वो हूं, इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये एकदम यूजलेस चीज है, ये होपलेस हो जाना। गाइस प्लीज बिलीव इन योरसेल्फ। एक छोटी सी जॉब मिलना ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बहुत महान आपने कर दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। इतनी जो एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे लोग हैं ना, वो भी अपनी जिंदगी से दुखी रहते हैं, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, कितनी मूवी सीरियस वगैरह में भी ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है, और रियल लाइफ में भी ये सब चीजें होती है। तो इतना स्ट्रेस लेने की कि आपको एक जॉब नहीं मिली, या फिर एग्जाम में मार्क्स कम आ गए, चलो फिर आप सुसाइड कर लेते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमसे इतनी उम्मीद लगाई हुई थी हमारे बच्चे के ये मार्क्स आएंगे, हम तुम्हें ये गिफ्ट देंगे, वो करेंगे। गाइस प्लीज, एक तो आपके अंदर जितना पोटेंशियल है ना, आप जितना कर सकते हैं आप उतना करो, ठीक है। आप अपना जो मेन एम होना चाहिए, जो मेन स्ट्रेस होना चाहिए, वो इस चीज को लेकर होना चाहिए कि आपको अपना 100% देना है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे कुछ भी हो, जिंदगी में कोई भी चीज हो, आपको बस अपना 100% देना है, ठीक है। 99 भी नहीं, 100%। अब इसके 100% देने के बाद अब जो रिजल्ट है ना, आपको उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपने अपना 100% दे दिया, अब जो रिजल्ट है ना, अब वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। अब जो रिजल्ट है वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, जो आना होगा वो आ जाएगा। आपने अपना 100% दिया है, आप हर एक चीज पढ़कर गए हो, आपने इंटरव्यू को अच्छे से आपने पढ़ा समझा, सब कुछ आपने किया, आपने बहुत सारे जवाब बहुत अच्छे से दिए, आपने पूरी अपनी मेहनत करी। अब जो रिजल्ट है ना, उसको छोड़ दो, ऊपर वाले के हाथ में, जिसमें भी बिलीव करते हो, गॉड, अल्लाह, जीसस, जिसमें भी बिलीव करते हो उसमें छोड़ दो, और आप बस किस पे बिलीव करो, अपने हार्ड वर्क पे या फिर स्मार्ट वर्क पे, और 100% दो। गेट बैक टू द टॉपिक, और अब हमारा फाइनली लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक ओवरलोड। तो ऑब्वियसली ये जो फोर्थ पॉइंट है, इट इज टोटली जस्टिफाइड, कि क्योंकि वो जो ह्यूमन रिसोर्स थे, वो जो लोग थे, जो कि किसमें
पे चेंज हो चुके हैं लाइबिलिटी पे। उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी गई है। उन लोगों के पेरेंट्स ने गवर्नमेंट के थ्रू भी, जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह खोले जाते हैं, उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट करी गई है। लेकिन अब जो ये लोग थे जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले थे, अब लोग ये खुद क्या बन के रह गए हैं, एक लाइबिलिटी। तो ऑब्वियसली इकोनॉमी के ऊपर ओवरलोड बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग एक्चुअल में कंट्रीब्यूट करते, लेकिन अब ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। जो वो सारी इन्वेस्टमेंट थी जो इनके ऊपर करी गई थी, वो सारी वेस्ट हो गई ना। दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। तो ये था हमारा कंप्लीट इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज पीपल एज रिसोर्स, और इसके पहले के दोनों ही पार्ट मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है अपने हैंड रिटन नोट्स का लिंक, उसकी पीडीएफ। आप जाके उसे प्लीज 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 जरूर देखिएगा, चाहे उसका प्रिंट निकलवाओ, उसको छाप लो अपनी कॉपी में कहीं पे भी, और उसको प्लीज पढ़ो। आप अगर इनको पढ़ेंगे ना, आप अगर इससे अपने आंसर्स फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनको याद करेंगे, आपको अपनी एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस प्लीज गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक दोस नोट्स का एक्सप्लेनेशन जानना हो तो गाइस प्लीज वॉच माय वीडियोस, और आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड